हेलो स्टूडेंट, अपना टॉपिक चल रहा था कार्बोहाइड्रेट में अभी तक हम ग्लूकोज के बारे में पढ़ रहे थे। और ग्लूकोज के बारे में विशेष रूप से उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके किस तरह के सम ग्रुप उसमें लगे हुए हैं, उसके बारे में हमने देखा। तो अभी तक जो रिएक्शंस पढ़ी, उन रिएक्शंस के आधार पर हमने ये कहा कि ग्लूकोज एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है। मतलब 6 कार्बन का एक यौगिक है, अनब्रांच्ड, अशाखित है। और 6 कार्बन है जिसमें एक टर्मिनल पे CHO समूह लगा हुआ है, एक पे CH2 प्राइमरी एल्कोहल, और बीच में 4 सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप है। उन एल्कोहलिक ग्रुप की डायरेक्शंस 3 एक साइड है, एक साइड में। इस तरह से मोटे मोटे रूप से इसका स्ट्रक्चर का बारे में समझा, यानी कि एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है। लेकिन कुछ एविडेंस ऐसे हैं कि जो उस चीज़ को पुष्टि नहीं करते हैं। तो हम कहते हैं ग्लूकोज की चक्री संरचना है। तो कैसे है उसको हम समझने का प्रयास करें, और कैसे हमने इसको कहा कि इसकी एक चक्री संरचना है। बेयर द्वारा दी गई ग्लूकोज की खुली श्रृंखला वाली संरचना निम्न बातों का स्पष्टीकरण करने में समर्थ नहीं है। कौन कौन सी? शिफ अभिकर्मक के साथ ग्लूकोज गुलाबी रंग नहीं देता। ग्लूकोज बाइसल्फाइड एवं अमोनिया के साथ योगात्मक उत्पाद नहीं बनाता है। ग्लूकोज के जलीय विलयन के पराबैंगनी स्पेक्ट्रम में CHO मूलक नहीं आता है। ग्लूकोज वास्तविक एल्डिहाइड नहीं है, इसमें CHO मूलक मुक्त अवस्था नहीं है। ग्लूकोज को CH3OH मेथिल अल्कोहल एवं ड्राई HCl से क्रिया कराने पर 2 समवायी मैथिल ग्लूकोसाइड प्राप्त होते हैं। ग्लूकोज 2 प्रकार की त्रिविमीय समवायताओं में रहता है। यदि ग्लूकोज का जल एवं एल्कोहल में मिश्रण के साथ क्रिस्टलीकरण कराया जाता है तो अल्फा समवाय, जिसका कि गलनांक 146 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो प्राप्त होता है। जबकि इसी को पेरिडीन से क्रिस्टलीकरण कराने में बीटा ग्लूकोज, जिसका कि गलनांक 148 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त होता है। इन दोनों के प्रकाशीय गुण अर्थात ध्रुवण घूर्णन का मान भी अलग अलग होता है। अल्फा ग्लूकोज का विशिष्ट घूर्णन +112 डिग्री 112 डिग्री से, एवं बीटा ग्लूकोज का 19 डिग्री प्लस होता है। इसी तरह से परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, म्यूटोरोटेशन जिसको अपन बोलते हैं, ग्लूकोज का जलीय विलयन परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन प्रकट करता है। जब किसी पदार्थ के ध्रुवण घूर्णन का मान समय के साथ साथ कम या अधिक होता है तो पदार्थ का वह गुण परिवर्ती ध्रुवण घूर्णक कहलाता है, म्यूटोरोटेशन कहलाता है। तो ये साइज जो हमने बात की, 6 रिएक्शन या 6 स्टेटमेंट जिसकी बात कर रहे हैं हम, कि जो ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर होने से पुष्टि नहीं होती, और ये जबकि सभी शरीर इस तरह की संभावनाएं हैं। इन तरह की चीज़ों को समझने के लिए हमने ये कहा कि ये ओपन नहीं, एक रिंग स्ट्रक्चर है, और इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं ऐसा क्यों है। अल्फा ग्लूकोज के ताज़ा बने विलयन को रखने पर इसका विशिष्ट गुणन का मान +112 112 डिग्री से धीरे धीरे कम होता हुआ +52 डिग्री पर स्थिर हो जाता है। इसी प्रकार बीटा ग्लूकोज का विलयन को भी रखने पर विशिष्ट गुणन का मान +19 डिग्री से परिवर्तित होकर +52 डिग्री पर स्थिर हो जाता है। उपरोक्त तथ्यों की व्याख्या करने के लिए टोलोन ने ग्लूकोज की चक्रीय संरचना ऑक्साइड वलय दी। चूंकि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड और 5 OH समूह होते हैं, यह CHO मूलक C4 या C5 के OH मूलक के साथ अंतःअणु क्रिया द्वारा हेमी एसिटल चक्रीय ऑक्साइड संरचना बनाता है। इस प्रकार 2 समवाय बनती है, क्योंकि हेमी एसिटल बनते समय एक असम्मित कार्बन से असम्मित कार्बन बनता है। जैसा कि हमने ये स्ट्रक्चर बना रखे हैं, 2 स्ट्रक्चर हैं, दोनों रिंग स्ट्रक्चर ऑक्साइड वाले हैं, और बीच में ओपन चेन स्ट्रक्चर है। किस तरह से ये एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में, दूसरा स्ट्रक्चर तीसरे स्ट्रक्चर में बदलता है, ये हमने ऊपर ही बना रखे हैं। अल्फा ग्लूकोज जिसका कि +112 112 डिग्री घूर्णन कोण है, बीटा ग्लूकोज का +19 डिग्री है। किस तरह से ये 52 डिग्री पर स्थिर होते, किस तरह से अल्फा ग्लूकोज ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज में एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। इस प्रकार के त्रिविम समवायों के युग्म को एनोमर कहते हैं। इन दोनों समवायों में पहले कार्बन परमाणु का विन्यास विपरीत है। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना सभी गुणों को समझा सकती है। नंबर 1,
ग्लूकोज में मुक्त CHO मूलक नहीं होता है, अतः सोडियम बाइसल्फाइड एवं अमोनिया के साथ योगात्मक उत्पाद नहीं देता। शिफ अभिकर्मक को भी गुलाबी नहीं करता, परंतु प्रबल अभिकर्मक जैसे फैलिंग विलियन, टोलेन, रेजेंट, एसएन आदि के साथ क्रिया अभिक्रिया देता है। क्योंकि ग्लूकोज की चक्रीय संरचना बहुत अधिक स्थायी नहीं होती और प्रबल अभिकर्मकों से क्रिया करके यह वलय टूटकर विवृत श्रृंखला के यौगिक में परिवर्तित हो जाती है, जिसमें CHO मूलक होता है, परंतु शीफ अभिकर्मक जिसे दुर्बल अभिकर्मक इस वलय को तोड़ नहीं पाता है, अतः यह क्रिया नहीं होती। सेकंड, ग्लूकोज के जलीय विलयन में परिवर्ती ध्रुवण गुण होता है, क्योंकि जलीय माध्यम में अल्फा चक्रीय रूप, बीटा चक्रीय रूप दोनों एक दूसरे में बदलते रहते हैं। यह उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, अतः कुछ समय पश्चात साम्य स्थापित होता है। इस साम्य मिश्रण का विशिष्ट घूर्णन 52 डिग्री सेंटीग्रेड। ये साम्य मिश्रण का हमने जैसे अल्फा ग्लूकोज 112, बीटा ग्लूकोज 19 डिग्री और ग्लूकोज जिसका कि 52 डिग्री साम्य मिश्रण, तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट होकर यहाँ पे स्थिर हो जाएंगे। ग्लूकोज दो समावयवी रूप एनोमर अल्फा तथा बीटा में पाया जाता है, इसी कारण इसमें समावयवी मेथिल ग्लूकोसाइड प्राप्त होता है। ग्लूकोज दो समावयवी रूप एनोमर अल्फा और बीटा में पाया जाता है, इसी कारण इसमें समावयवी मेथिल ग्लूकोसाइड प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से ये परिवर्ती ध्रुवण गुणन की क्रियाविधि समझने का प्रयास करते हैं। परिवर्ती ध्रुवण गुणन की क्रियाविधि अभी निश्चित तौर से ज्ञात नहीं है, परंतु प्रचलित विधि के अनुसार किसी भी अल्फा या बीटा चक्रीय रूप में अम्ल व क्षार का आक्रमण एक साथ होता है और ये खुली श्रृंखला वाली संरचना में बदल जाता है। यह खुली संरचना अम्ल के ऋणायन व क्षार के धनायन के साथ क्रिया करके पुनः चक्रीय संरचना बना लेती है। ये दोनों उत्क्रमणीय विक्रियाएं होती है, अतः अल्फा या बीटा किसी भी रूप से प्रारंभ करने पर तीनों का साम्य मिश्रण प्राप्त होता है। चूंकि जल एक उभयधर्मी विलायक या एम्फोटेरिक सॉल्वेंट है जो प्रोटॉन दाता और प्रोटॉन ग्राही की भांति व्यवहार कर सकता है, अर्थात अम्ल और क्षार की तरह व्यवहार कर सकता है, इसलिए अभिक्रिया जलीय माध्यम में ही संपन्न होती है। क्रिया निम्न प्रकार, हमने एक मैकेनिज्म भी लिखी किस तरह से अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज में बदलता है और डी ग्लूकोज ओपन चेन श्रृंखला है। किसके आधार पर? क्योंकि ये रिएक्शन किस में संभव है? केवल वाटर में। वाटर क्या है? एम्फिटोरिक सॉल्वेंट, यानी प्रोटॉन भी दे सकता है और प्रोटॉन ले भी सकता है। तो हमने इसको दर्शाया भी है कि ए एसिड पार्ट प्रोटॉन देने वाला, बी इसके ऊपर लोन पेयर बताया इसको प्रोटॉन देने वाला। तो हमने ऊपर देखा कि किस तरह से इसका प्रोटोनेशन होता है, CHO समूह वो ऑक्सीजन के पास युग में है, फिर वो प्रोटॉन बेस खींच लेता है, ये वापस बेस खींच लेता है, वापस प्रोटॉन उस पर अटैक कर लेता है कार्बन में, उसी एलिएट वाले। तो इस तरह से हमने देखा कि एक ओपन चेन श्रृंखला बन गई। फिर वापस कन्वर्शन एक दूसरे में, बस डायरेक्शन अलग है। बीटा जिसमें बीटा डी ग्लूकोज है जिसमें बेस एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है और रिंग पे एच अटैक कर रहा है, तो एक दूसरे में खुल रहे हैं बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं बंद हो रहे हैं। तो इस वजह से अल्फा कन्वर्जन बीटा कन्वर्जन और ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो इसीलिए से क्या है, ये परिवर्तित ध्रुवण गुणन का मान दर्शाता है। हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। हावर्थ के अनुसार ग्लूकोज 6 सदस्यीय वलय रचना वाला होता है, जिसमें 5 कार्बन एवं 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है। चूंकि 1 ऑक्सीजन परमाणु युक्त 6 सदस्यीय वलय में विषम चक्रीय यौगिक को पायरेन कहा जाता है। अतः इस प्रकार ग्लूकोज को अल्फा ग्लूकोपायरेनोज अथवा बीटा ग्लूकोपायरेनोज भी कहते हैं। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के आधार पर हावर्थ संरचना निम्न प्रकार से लिखते हैं। हमने ये कंसेप्ट ले रहा है हावर्थ वाला। अल्फा डी ग्लूकोज है जिसका हमने स्ट्रक्चर बनाया और इसको एक रिंग स्ट्रक्चर में इस तरह से हमने बना रखा है कि अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज। सिमिलरली बीटा डी प्लस ग्लूकोज को बीटा इसका एनोमोर, डी फॉर विन्यास, प्लस फॉर डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज। इसका हमने इस तरह से एक ओपन जिसको जो कंपाउंड था चेन कंपाउंड, उसको हमने एक 6 सदस्यीय वलय के रूप में बनाया जिसमें 5 सदस्य कार्बन है, 1 सदस्य ऑक्सीजन है। इस तरह से हमने इसको ग्लूकोज को ग्लूकोपायरेनोज के रूप में दर्शाया, यानी कि वलय की वजह से हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के रूप में जिस तरह से हम दर्शाते उस तरह से हमने इसको दर्शाया। ग्लूकोज की 5 सदस्यीय ऑक्सीजन वलय युक्त संरचना को ग्लूकोफ्यूरेनेस कहा जाता है। हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ग्लूकोफ्यूरेनेस के 2 समावेश संरचना नीचे। अब हम
ऊपर अभी बात करते थे तो 6 सदस्यीय है, नीचे जब बात कर रहे हैं वो 5 सदस्यीय। इन दोनों के स्ट्रक्चर में हमने अलग अलग बना रखे हैं, अल्फा डी और बीटा डी प्लस ग्लूकोफ्यूरेनोस। फ्यूरेनेज 5 मेंबर्ड, पायरेनोस 6 मेंबर्ड। अब वास्तविकता क्या है, 5 सदस्यीय है या 6 सदस्यीय? हम इसको 2 रिएक्शन के आधार पर मैथिलीकरण और पर-आयोडिक एसिड मेथड से प्रूव करने का प्रयास करेंगे ये 5 मेंबर्ड है या 6 मेंबर्ड है। टोलेन ने ग्लूकोज की 5 सदस्यीय वलय संरचना को, जिसको हम ग्लूकोफायरेनोस दी, और हावर्थ ने 6 सदस्यीय वलय संरचना ग्लूकोपायरेनोस दी, परंतु प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर ग्लूकोज की पायरेनोस संरचना को मान्यता दी गई है। ग्लूकोज की वलय का आकार निम्न 2 रासायनिक विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले हम बात करें मैथिलीकरण विधि या मैथिलाइजेशन मेथड कहते हैं। इस विधि में ग्लूकोज से मैथिल डी ग्लूकोसाइड बनाकर मैथिल सल्फेट के साथ मैथिलीकरण अभिक्रिया कराई जाती है, जिससे मैथिल टेट्रामेथिल डी ग्लूकोसाइड प्राप्त होता है। तत्पश्चात तनु HCl के साथ जल अपघटन और नाइट्रिक अम्ल के साथ ऑक्सीजन से प्राप्त उत्पाद के विश्लेषण से वलय के आकार का निष्कर्ष निकाला जाता है। ग्लूकोज की दोनों संभावित संरचना फर्स्ट और सेकंड निम्न प्रकार है। हमने 2 संरचना बना रखी है, इसको एक को हम डी ग्लूकोफ्यूरेनोस बोल रहे हैं, एक को डी ग्लूकोपायरेनोस। डी ग्लूकोफ्यूरेनोस को 1 से दिखा रहे हैं, डी ग्लूकोपायरेनोस को 2 से दिखा रहे हैं। एक में 6 सदस्यीय वलय, एक में 5 सदस्यीय वलय। सबसे पहले हमने इसका मैथिलेशन किया CH3OH और HCl की सहायता से। क्या बना? मैथिल डी ग्लूकोप्यूरेनोसाइड और दूसरा बना मैथिल डी ग्लूकोपायरेनोसाइड। फिर हम इसको अभिक्रिया करा रहे हैं मैथिल सल्फेट के साथ। तो एक ने बनाया मैथिल टेट्रामेथिल डी ग्लूकोप्यूरेनोसाइड, दूसरे ने बनाया मैथिल टेट्रामेथिल डी ग्लूकोपायरेनोसाइड। फिर हम इन दोनों को HCl से अभिक्रिया करा रहे थे। एक ने बनाया टेट्रामेथिल डी ग्लूकोफ्यूरेनोस और एक ने बनाया टेट्रामेथिल डी ग्लूकोपायरेनोस। फिर हम इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो एक ने बनाया 2,3,5,6 टेट्रामेथिल ग्लूकोज, एक ने बनाया 2,3,4,6 टेट्रामेथिल ग्लूकोज। फर्दर ऑक्सीडेशन करने पर एक से प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसको फर्दर हम इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं नाइट्रिक अम्ल से, और फिर हम इसका जल अपघटन कर रहे हैं और ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। पहले हम इसका जल अपघटन, फिर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, तो एक से प्रोडक्ट प्राप्त होता है 2,3 ऑर्थो डाईमेथिल टार्ट्रिक एसिड और एक है जाइलो ट्राईमेथॉक्सी ग्लूटारिक अम्ल। तो जो लास्ट में प्रोडक्ट प्राप्त हुआ ग्लूकोज की उपरोक्त अभिक्रिया अनुक्रम में जाइलो ट्राईमेथॉक्सी ग्लूटारिक अम्ल बनता है, न कि 2,3 ऑर्थो डाईमेथिल टार्ट्रिक अम्ल। अतः ग्लूकोज की पायरेनोस संरचना था 6 सदस्यीय वलय संरचना। इसी तरह से हम पर-आयोडिक विधि की बात करें। इस विधि में मेथिल डी ग्लूकोसाइड की पर-आयोडिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण अभिक्रिया से प्राप्त फॉर्मिक अम्ल के आधार पर वलय का आकार का निकाला जाता है। कैसे? कि एक में हम डी मैथिल डी ग्लूकोपायरेनोसाइड का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं पर-आयोडिक अम्ल के साथ, तो एक में फॉर्मिक एसिड बन रहा है। एक मैथिल डी ग्लूकोफ्यूरेनोसाइड का पर-आयोडिक अम्ल के साथ ऑक्सीडेशन करने पर फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है। तो इससे मैं उपरोक्त ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में 1 मोल मैथिल ग्लूकोपायरेनोसाइड 6 सदस्यीय वलय से 1 मोल फॉर्मिक अम्ल तथा मैथिल डी ग्लूकोफ्यूरेनोसाइड के 5 सदस्यीय वलय से फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। प्रायोगिक रूप से मैथिल ग्लूकोसाइड के पर-आयोडिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण अभिक्रिया से फॉर्मिक अम्ल ही बनता है। अतः ग्लूकोज की 6 सदस्यीय वलय संरचना होती है। और आधुनिक अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोस और बीटा डी ग्लूकोपायरेनोस की कुर्सीनुमा संरचना होती है। बीटा समय अधिकांशतः प्रतिस्थापित तलीय इक्वेटोरियल स्थिति होने से अधिक स्थायी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं होकर क्लोज चेन स्ट्रक्चर है, 6 सदस्यीय वलय है जिसमें 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। इन सारी रिएक्शन के आधार में हमने इस तरह से ग्लूकोज के स्ट्रक्चर का निर्धारण किया है। थैंक यू। हम आगे बात करेंगे फ्रुक्टोज की।